जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने स्कारलेट एंड नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज आप सभी को पता है कि आज होली है, आज धुलंडी का त्योहार है। आप सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत-बहुत बधाइयाँ। आप देखो, आप सभी को पता है कि जब होली का त्योहार है, तो ठीक है, होली खेलनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हमारी जो एग्ज़ाम्स हैं, वो बहुत पास आ गई हैं, तो होली तो अगले साल भी आ सकती है। अगर आपकी जॉब लगती है, तो होली और भी अच्छी हो सकती है। आगे बात समझ में? तो होली में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको बस अपनी पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई के लिए टाइम दें, ताकि आपकी जो जॉब है, आपकी जो ड्रीम जॉब है, वो आपको जल्दी से मिल जाए। आगे बात समझ में? चलिए, आज की जब क्लास में हम आपने सभी ने पता लग गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, कि आज की क्लास में कुछ हम पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पोजीशंस के बारे में एक वीडियो बना दें, एक लेक्चर हमें पोजीशंस के बारे में बता दें कि पोजीशंस कौन-कौन सी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती हैं, कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट इमेजेस होती हैं पोजीशंस के रिगार्डिंग, कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी पोजीशन का यूज़ करते हैं, क्या यूज़ होता है, उन सब के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। ठीक है बच्चों? तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है? और वही इम्पोर्टेंट इमेजेस के बारे में बात करूँगा जो अक्सर एग्ज़ाम से पूछी जाती हैं। अगर यहाँ से 2 इमेज भी अगर आपके आ जाती हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वाली क्लास होगी। आगे बात समझ में? चलिए, संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। देखो, हर आदमी का अलग-अलग क्राइटेरिया होता है कि कोई किस तरह मेहनत करता है, कोई किस तरह मेहनत करता है। संघर्ष सबके जीवन में होता है, लेकिन वो आपको एक्चुअल रूप में खोजने का काम करती है कि आप एक्चुअल क्या चीज़ हो। संघर्ष अपने जीवन में क्यों आते हैं कि आप उसको झेलने के लायक हो या नहीं। आपकी वास्तविकता को पता लगाने के लिए, आपकी औकात को पता लगाने के लिए वो आती है। आगे बात समझ में? तो आपको किसी भी संघर्ष से हटना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, उससे लड़ते रहना है हमेशा, जीवन इसी का नाम है, आप सभी को पता है। और अपने मेहनत पे विश्वास रखें, अपने संघर्ष जो है जीवन में चलता ही रहेगा। तो आपको क्या करनी है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, अपनी लगन पे विश्वास रखना है और कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई को रखना है। आगे बात समझ में? चलिए, पहली इमेज आपके सामने, अगर इमेज का आपको आंसर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है तो सुनना है, समझना है, ठीक है? देखो, किसी भी पोजीशन को देखने से पहले पोजीशंस पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमन सेंस वाले होते हैं बच्चों। कि अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है, अगर आपने कई चीज़ों को पढ़ा है, तो पोजीशंस का आंसर आप कभी कभी भी गलत नहीं करोगे क्योंकि पोजीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पोजीशन हम क्यों देते हैं? किसी भी चीज़ को कम्फर्ट रखने के लिए हम पोजीशन का यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को कम्फर्ट रखने के लिए हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देने के लिए हम पोजीशन का यूज़ करते हैं। किसी को तकलीफ हो रही है सांस लेने में तो उसको फाउलर्स पोजीशन दे दी। उसमें क्या होता है कि बच्चों उसको सांस ज़्यादा आती है। आगे बात समझ में? हम जब सोते हैं तो सुपाइन पोजीशन में सोते हैं। सोते हैं नहीं सोते कि हमें अच्छा महसूस हो। सोते हैं नहीं सोते हैं बिल्कुल। उसी उसी तरह के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। आगे बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन पहले का नंबर का आंसर जो आपके सामने इमेज मैंने आपको दिखाई है, ये कौन सी पोजीशन है? बहुत कॉमन पोजीशन है, सभी को पता होगा कि सर इसको हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन। कि सर इसको क्या कहते हैं? कि सर इसको कहते हैं सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशन क्या है? देखो, यहाँ पे एकदम जो व्यक्ति है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लेटा हुआ है। आपको पता है कि बिल्कुल सीधा जो व्यक्ति है वो लेटा हुआ है अपनी बैक के बल। आगे बात समझ में? लेकिन यहाँ पे एक पिलो दे रखा है, एक पिलो यहाँ पे लगा रखा है और अपनी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर वो सो रहा है। ठीक है? तो इसका पर्पस क्या है? कि सर इसको हम बोल सकते हैं कंफर्टेबल पोजीशन। कि भैया इसको बोल दिया सर कंफर्टेबल पोजीशन होती है, ठीक है। और और कब करते हैं यूज़? कि सर इसको हम कब यूज़ करते हैं कि जब पेशेंट को कंफर्ट फ़ील होता है तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा पर्पस नहीं है, लेकिन मैंने आपको जब लंबर पंक्चर पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको लंबर पंक्चर की लेक्चर लिया था कि लंबर पंक्चर के अंदर हम कौन सी पोजीशन देते हैं लंबर पंक्चर करने के बाद। आप सभी को पता है लंबर पंक्चर के बारे में, लंबर पंक्चर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वहां से 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। जाके देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 30 से 40 मिनट का टॉपिक है, आपको पढ़ना है। हाई हील टॉपिक्स के अंदर आता है। हाई हील टॉपिक्स के अंदर आता है, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना लंबर पंक्चर से 100% क्वेश्चन आएगा। तो आपको पढ़ना है, जाके देखें हाई हील टॉपिक्स के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर आपको 100% वो समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो लंबर पंक्चर के अंदर हम कौन सी पोजीशन देते हैं? देखो, लंबर पंक्चर करते समय
मतलब जब हम सैंपल लेते हैं, किसका सैंपल लेते हैं इसके अंदर कि सर सीएसएफ का सैंपल लेते हैं। किसका सर? सीएसएफ का। सीएसएफ क्या होता है कि सर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर बहता है। आगे बात समझ में, इसका लेवल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि 120 ml होता है, नॉर्मल लेवल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर इसके अंदर हम कौन सी पोजीशन देते हैं जब लंबर पंक्चर करते हैं। तो जब करते हैं तो हम कौन सी देते हैं बच्चों? हम देते हैं नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन। आगे बात समझ में कि सर नी चेस्ट पोजीशन का यूज करते हैं कब? जब हम लंबर पंक्चर करते हैं तो। ठीक है। अब जब करने के बाद आफ्टर प्रोसीजर या आफ्टर एलपी, एलपी का मतलब भी लंबर पंक्चर होता है और लंबर पंक्चर का दूसरा नाम भी होता है स्पाइनल टैप। आप जाके लेक्चर लोगे तो आपको सब सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो जब लंबर पंक्चर कर दिया हमने तो उसको कौन सी पोजीशन देते हैं, उसके बाद कौन सी पोजीशन देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आपने देखा कि सुपाइन पोजीशन के अंदर क्या लगा होता है प्यारे बच्चों कि सर एक पिलो लगा रखा है, लेकिन हम यहाँ पे कैसी देते हैं पोजीशन कि सुपाइन विदाउट पिलो। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो 100% आपका आंसर सही होना चाहिए, आपका जो आंसर है वो आना चाहिए कि सर उसको सुपाइन पोजीशन देंगे, लेकिन कैसी देंगे? विदाउट पिल्लो। उसको पिलो लगाने के लिए हम नहीं बोलेंगे, उसको बोल देंगे कि पिलो आपको नहीं लगाना है। और फ्लैट पोजीशन भी हम दे सकते हैं कि भैया सुपाइन अगर हम पोजीशन देते हैं तो पिलो नहीं देंगे उसको, और पिलो नहीं देंगे तो कैसी पोजीशन हो जाएगी बच्चों वो कि सर फ्लैट पोजीशन हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी या नहीं होगी कि सर बिल्कुल हो जाएगी। क्यों करते हैं ऐसा? टू प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करने के लिए? टू प्रिवेंट हेडेक। किसको प्रिवेंट करने के लिए प्यारे बच्चों? कि सर हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होता है लंबर पंक्चर का सीवियर हेडेक का होना। सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? कि सर कॉम्प्लिकेशन होता है किसका? कि सर कॉम्प्लिकेशन होता है लंबर पंक्चर का। तो लंबर पंक्चर का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि सर हेडेक होता है। और हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए हम सुपाइन विदाउट पिल्लो पोजीशन देते हैं, फ्लैट पोजीशन देते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? इस पोजीशन का मतलब समझ में आ गया आप सभी को? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दूसरा पोजीशन क्या है। आपकी आंखों के सामने है दूसरा पोजीशन। इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? इसमें व्यक्ति जो है वो उल्टा लेटा हुआ है। उल्टा लेटने का पर्पस क्या है? उल्टा लेटने का मतलब क्या है? ठीक है। आप मुझे बताएंगे। देखो उल्टा लेटना, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि मैं मेरी बात करूं तो मैं उल्टा सोता हूं, मुझे कंफर्ट लगता है। ठीक है। कंफर्ट लगता है, ठीक है बात। अब इस पोजीशन का यूज, इस पोजीशन का नाम क्या है? तो इस पोजीशन को कहते हैं बच्चों प्रोन पोजीशन। इस पोजीशन को कहते हैं प्रॉन पोजीशन। अब प्रॉन पोजीशन क्यों बोला? मतलब इसका नाम है प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन का यूज कब करते हैं? अपने कंफर्टेबल के लिए करते हैं। अब एक पर्पस और होता है इसका। अगर किसी की एल्वोलाइज जो है वो कोलैप्स है, अगर किसी की एल्वोलाइज जो है वो कोलैप्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसका लंग का जो टाइडल वॉल्यूम है वो कम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? बंदे को प्रॉन पोजीशन दे सकते हैं ताकि उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ सके और इस जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी ठीक हो सके। आगे बात समझ में। तो इसका यूज कब करते हैं हम? टू इंक्रीज लंग कैपेसिटी। इंक्रीज लंग कैपेसिटी। लंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? इस पोजीशन का यूज करते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? चलिए दूसरी क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है भैया? ये पोजीशन थोड़ी सी आपको अलग देखने को मिल रही होगी कि सर इस पोजीशन का नाम बताएंगे फटाफट से। इस पोजीशन का नाम बताएंगे फटाफट से, क्या होने वाला है? घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन का आंसर करना है धीरे धीरे, समझ में आ जाए तो ही करना है, नहीं करना है तो मैं बताऊंगा आपको। फटाफट से आंसर करेंगे, इस पोजीशन का क्या नाम है? नहीं आता किसी को? चलिए, इस पोजीशन का नाम है बच्चों सिम्स पोजीशन। इस पोजीशन का नाम है सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन क्यों कहा? सिम्स पोजीशन कह सकते हैं या लेफ्ट लेटरल कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन कह सकते हैं या सिम्स पोजीशन कह सकते हैं। अब देखो सिम्स पोजीशन कहाँ यूज होती है, आपको दिमाग में बत्ती जली होगी 100% की सिम्स पोजीशन कहाँ यूज होती है। सबसे पहली बात कि अगर मैं इसकी यूज की बात करूं, अगर हमें रेक्टल का एग्जामिनेशन करना है, अगर हमें किसी पेशेंट के रेक्टम का एग्जामिनेशन करना है, तो रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि सर सिम्स पोजीशन का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों कि सर सिम्स पोजीशन का यूज कर सकते हैं। तो रेक्टल एग्जामिनेशन, आगे बात समझ में, कि सर रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर कर सकते हैं कि सर जब भी हम एनीमा देते हैं पेशेंट को, जब भी हम एनीमा देते हैं पेशेंट को, तो क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन का यूज कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग एनीमा गिवन, कि सर एनीमा जब भी देते हैं पेशेंट को तो इसका यूज करते हैं। और जब भी हम सपोजिटरीज देते हैं, सपोजिटरीज जो होती है बच्चों के अंदर यूज होती है, क्या एनीमा की बात कर लो, सपोजिटरीज की बात कर लो, या फिर कोई हमें रेक्टम, मतलब कि याद ध्यान रखना कि रेक्टल से रिलेटेड कोई भी चीज करनी है तो हमें सिम्स पोजीशन का यूज करते हैं या लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज करते हैं। दोनों का नाम एक ही होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो रेक्टल एग्जामिनेशन की बात कर लें, रेक्टल हम किसकी बात कर लें, मेडिकेशंस की बात कर लें। अगर रेक्टल आपको मेडिकेशंस को रखनी है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको रेक्टल टेम्परेचर लेना है तो आप यूज़ कर सकते हो। देखो जहाँ भी क्वेश्चन आता है सिम्स पोजीशन का, तो जब भी रेक्टम का कोई प्रोसीजर करते हैं या रेक्टम को देखते हैं, तो कुछ भी करते हैं तो रेक्टम को कौन सी पोजीशन देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि सिम्स और लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज़ किया जाता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हमारे जो सपोर्टिव नंबर्स हैं वो हमारे 9057064291 हमारे इसके अंदर भी दिए हुए हैं। आप वहाँ से कॉल मैसेज करके भी अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। आगे बात समझ में। चलिए अब मुझे इसका आंसर बताएंगे फटाफट से कि ये कौन सी पोजीशन है बच्चों। ये आपको देखने को मिल रहा है कि हमारा जो बेड है उल्टा-पुल्टा सा देखने को मिल रहा है, एकदम फ्लैट होना चाहिए, जबकि फ्लैट नहीं है, कैसा है? इसका सर जो है वो नीचे किया हुआ है। इसका जो सर है वो नीचे किया हुआ है, पैर जो है वो ऊपर किए हुए हैं। अब ये कौन-सी पोज़ीशन होती है प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन के ऊपर इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस इमेज के ऊपर इतनी बार क्वेश्चन आया है एम्स के एग्ज़ाम के अंदर कि बस पूछो मत, ठीक है? तो इसको बोलते हैं ट्रेंडलेनबर्ग पोज़ीशन। ट्रेंडलेनबर्ग पोज़ीशन का मतलब देखो इसको हमेशा इसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था तो इसमें भी क्या देखने को मिलता था, कंफ्यूजन देखने को मिलता था हमेशा, कि सर इसके अंदर हमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है ट्रेंडल वर्क और रिवर्स ट्रेंडल वर्क के अंदर। तो हम क्या करें, देखो इस जमाने के अंदर सीधा कुछ नहीं होता है, इसके जमाने के अंदर सारा उल्टा पुल्टा होता है। ट्रेडमिल पर इज द राइट पोजीशन, बट आपको पोजीशन देखेगी तो कैसे मिलेगी, आपको उल्टी देखने को मिलेगी। तो उल्टा जहां देखने को मिलता है, उल्टा आप जब भी लिखते हो तो टी के अंदर क्या आ रहा है बच्चों, उल्टा आप लिख के देखोगे ULTA, जब भी आप उल्टा लिख के देखोगे तो उल्टा के अंदर क्या आता है कि सर टी आता है। और टी आता है तो मतलब ट्रेंडल पोजीशन हो गई या नहीं हो गई, कि सर बिल्कुल हो गई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया। जब भी आपको ऐसी पोजीशन देखने को मिलती है तो इसका मतलब समझ लेना कि पेशेंट को उल्टा लटकाया हुआ है, और उल्टा सिर्फ हम कहाँ लटकाते हैं कि सर ट्रेंडलिंग पोजीशन के अंदर ही लटकाते हैं। और क्यों लटकाते हैं, इस पोजीशन को देने का मतलब क्या है। सपोज दैट किसी भी पेशेंट के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो गया है, उसको क्या हो गई है, फ्लूइड की कमी हो गई है। तो इन केस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, कि अगर किसी पेशेंट के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है, तो उसके पैरों को ऊपर किया जाता है। हाइपोवोलेमिया के अंदर यूज करते हैं, कहाँ करते हैं कि सर हाइपोवोलेमिया के अंदर यूज किया जाने वाली कौन सी पोजीशन होती है, तो आप सभी को बताना है कि ट्रेंडल वर्क पोजीशन होती है, क्योंकि इसके अंदर पैरों को ऊपर किया जाता है ताकि जो हार्ट का कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ सके। आगे बात समझ में, कि ब्रेन को सप्लाई जो है, हार्ट को सप्लाई जो है वो प्रॉपर मिल सके। अगर आपका ब्रेन डेड हो गया तो क्या जिंदा रह पाओगे, कि सर बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। अगर पैर अगर पैर चले भी गए तो जिंदा रह पाओगे, कि सर बिल्कुल रह पाएंगे। आगे बात समझ में।
तो देखो सिंपल सी लॉजिक वाली बात है, आपको लॉजिक लगाने हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल चीज़ें होती हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर लॉजिक ही होता है सिर्फ। आगे बात समझ में, तो हाइपरबोलिमिया के अंदर हम ट्रेंडल पोजीशन का यूज़ करते हैं, पेशेंट को उल्टा लटका देते हैं और जब भी उल्टा लटकाते हैं तो इसका मतलब समझना है कि सर कौन-सी पोजीशन हो गई है, कि सर ये हमारी ट्रेंडल पोजीशन हो गई है। आगे बात समझ में, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। अब देखो इसके अंदर एकदम पेशेंट सीधा है, तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं कि सर रिवर्स कहते हैं, कि रिवर्स रिवर्स ट्रेंड लाइन ट्रेंडलिंग पोजीशन। तो क्या कहा कि सर रिवर्स ट्रेंडलिंग पोजीशन कहा। अब इसके अंदर इसका क्या क्या यूज होता है, देखो इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर उसको क्या किया गया है, सीधा किया गया है, सीधा इसमें किया गया है। तो सीधा किया गया है तो इसका मतलब समझ रहे हो कि ये कैसी हो गई है, सीधा कुछ नहीं होता, सब उल्टा पुल्टा होता है। अगर सीधा है तो उल्टा है और उल्टा है तो सीधा है। आगे बात समझ में। चलिए इसको क्या बोला बच्चों, आप तो उल्टा का याद रखना। उल्टा मतलब उल्टा लटकाया हुआ है पेशेंट को, तो ट्रेनल के बाद पोजीशन हो गई है। अगर आपको सीधा देखने को मिलता है तो रिवर्स ट्रेनल के बाद पोजीशन हो गई है। सिंपल सी कहानी है, इसके बारे में और कुछ नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ इमेज आती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी इमेज एक बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि इसका जो यूज करते हैं हम, वो किसके अंदर करते हैं, रिवर्स चैनल पोजीशन के अगर हमें बात करें रिवर्स चैनल पोजीशन का यूज कहाँ पे करते हैं, जिन पेशेंट के अंदर कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है, मतलब कि हाइपरबोलेमिया के अंदर हम कर सकते हैं, हाइपरबोलेमिया के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं कि सर हाइपरबोलेमिया के अंदर यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, एक तो चीज हमने हाइपरबोलिमिया के अंदर कर ली, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है। अब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, पेशेंट लेटा हुआ है, लेकिन उसको सुपाइन तो नहीं लेटा सकते हम, थोड़ा सा अप करके रखेंगे, लेकिन उसको फ्लैट रखेंगे, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको फ्लैट रखने की कोशिश करेंगे, तो उनके अंदर भी यूज कर सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की अगर किसी पेशेंट को इंजरी है, तो अगर उसको हमने उसका बेड ऐसे कर दिया तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मुड़ जाएगी, और मुड़ेगी तो पहले ही इंजरी है और इंजरी हो सकती है। तो कभी भी ऐसे पेशेंट के अंदर हमें क्या नहीं करना है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर कभी भी हमें हाफ फाउलर, सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन को नहीं देना है। आगे बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया। आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, किसी भी तरह के कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर बैठ जाओ, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं। एक दो बार और देखोगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। ये कौन सी क्वेश्चन है भैया, ये क्या बला है। इस पेशेंट को कैसे रखा गया है, इस पेशेंट को कैसे रखा गया है, यहाँ पे एंगल बनाया गया है कि सर 30 से 45 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, कि सर 30 से, जब 30 से 45 डिग्री का एंगल बनता है, जब 30 से 45 डिग्री का एंगल बनता है तो उस पोजीशन को हम कहते हैं सेमी फाउलर पोजीशन। उस पोजीशन को कहते हैं सेमी फाउलर पोजीशन। कहते हैं नहीं कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों की, सर बिल्कुल कहते हैं, कि उस पोजीशन को हमने क्या कहा कि सर सेमी फाउलर्स पोजीशन कहा। आगे बात समझ में, सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अब इस बात का आपको पता लग गया है कि सर इसको कहते हैं सेमी फाउलर पोजीशन, कि आपने देखा कि सर सेमी फाउलर पोजीशन हम कहाँ देते हैं, कभी भी जब रेस्पिरेटरी पेशेंट को डिफिकल्टी होती है, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन डिफिकल्टी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी जब भी पेशेंट को होती है तो हम उसको कैसी कर देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन यूज करते हैं। आगे बात समझ में, और कब करते हैं, आफ्टर फीडिंग। आफ्टर फीडिंग की आपने पेशेंट को क्या दिया है, कि आपने पेशेंट को फीड दे दिया है, और फीड के बाद आपने कौन सी पोजीशन देनी है, कि सर सेमी फाउलर्स देनी होती है, कि सर कौन सी देनी होती है, कि सर सेमी फाउलर्स देनी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। सेमी फाउलर्स का सीन ऐसा है कि इस पोजीशन के अंदर तो हमें, जैसे आईसीयू वगैरह के अंदर आप अगर काम करते हो, तो आईसीयू वगैरह के अंदर, जैसे आप एम्स के ऑफिसर हो, एम्स के नर्सिंग ऑफिसर हो, वहाँ पे आप आईसीयू के अंदर आपकी पोस्टिंग लगी है, तो वहाँ पे सारे पेशेंट्स को क्या रखा जाता है, सेमी फाउलर्स पोजीशन पे रखा जाता है, ताकि उनका जो हार्ट है, सॉरी, ताकि उनका जो लंग्स है वो एक्सपांड हो सके। आगे बात समझ में। जैसे मैं हमारे आईसीयू की बात करता हूँ एम्स दिल्ली के, तो वहाँ पे सारे पेशेंट्स को लगभग
सेमी फाउलर्स पोजीशन पे, फाउलर पोजीशन पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? उसका पर्पस है कि उनके जो लंग्स होते हैं, पड़े-पड़े उनके लंग्स जो हैं वो कोलैप्स होने लगते हैं। इसीलिए उनको इतनी पोजीशन में रखा जाता है ताकि उनके लंग्स जो हैं वो कोलैप्स नहीं हो पाएँ, ताकि उनको प्रॉपर साँस लेने में दिक्कत नहीं हो। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन आ गया है बच्चों। दूसरे क्वेश्चन के अंदर 60 डिग्री का हमें बताया गया है कि सर 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया गया है और 60 डिग्री का एंगल हम कहाँ बनाते हैं बच्चों? कि सर फाउलर्स पोजीशन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि सर उसको बोलते हैं फाउलर्स पोजीशन। और जब फाउलर्स पोजीशन हम कहाँ देते हैं कि सर डिस्निया की कंडीशन होती है, डिस्निया की कंडीशन होती है तब भी पेशेंट को क्या देते हैं कि सर फाउलर्स पोजीशन दिया जाता है। और जब भी आप खाना खाना खिलाते हो, जब भी आप खाना खिलाते हो पेशेंट को, तो भी हमें कौन सी पोजीशन में रखना होता है कि सर हमें फाउलर्स पोजीशन में रखना होता है। आगे बात समझ में चले। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? ये इसको बोलते हैं हाई फाउलर्स पोजीशन। पेशेंट को 90 डिग्री के एंगल पे रखा गया है। 90 डिग्री का जब भी एंगल मेंटेन होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाई फाउलर्स पोजीशन। और हाई फाउलर्स पोजीशन हम कहाँ देते हैं सबसे बच्चों? जब भी हम एनजी ट्यूब को इंसर्शन करते हैं, जब भी हम एनजी ट्यूब डालते हैं तो उस वाले पेशेंट के अंदर हम क्या करते हैं? हाई फाउलर्स पोजीशन का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करेंगे कि सर एनजी ट्यूब के इंसर्शन के दौरान हमें कौन सी पोजीशन को मेंटेन करना होता है, तो आपको बताना है कि सर हाई फाउलर्स पोजीशन का होता है। अगर आपको एग्जाम के अंदर हाई फाउलर्स नहीं दी गई है तो आपको कौन सा यूज करना है? तो आपको फाउलर्स पोजीशन का यूज आप कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? अगर आपने मेरा एनजी ट्यूब वाला लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज़ आके देखें। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। नॉर्थ के रिगार्डिंग जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है बच्चों। किसी भी फालतू की चीज़ को मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपको। जितनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना है, हमें टीचर नहीं बनना है। टीचर हम बाद में बन लेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारी एग्जाम को क्रैक करना है। अब सबसे पहले हमें अपनी जॉब को लगना है ताकि हम अपने माँ-बाप का सपना जो है, हमारे घरवालों का जो सपना है उसको पूरा कर सकें। आगे बात समझ में? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी बेसिस से पढ़ें कि क्या आने वाला है एग्ज़ाम में। देखो फालतू की रामायण तो सब लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको फालतू की रामायण नहीं पढ़नी है। जितनी आप फालतू की रामायण घुसाओगे, उतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके दिमाग से आउट हो जाएँगे। आगे बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस रखें, कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। आगे बात समझ में? ये भी कौन-सी है बच्चों कि सर हाई फाउलर्स पोज़ीशन के अंदर आती है। इस पोज़ीशन का नाम कौन बताएगा? ये पोजीशन जो है बच्चों बहुत अच्छी बहुत अच्छी पोजीशन है। ये इसके अंदर क्या रखा हुआ है कि सर एक पिलो तो इसके अंदर रखा गया है और एक पिलो इसके अंदर रखा गया है। मतलब क्या पर्पस क्या है कि सर इसकी जो नेक है, इसकी नेक जो है एकदम सीधी करी गई है। तो ये पोजीशन किसको बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं रोज पोजीशन। इसको बोलते हैं बच्चों रोज पोजीशन। रोज पोजीशन का यूज कहाँ करते हैं? कि जब भी हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं, जब भी हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस पोजीशन का यूज करते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 100% क्वेश्चन आने वाला है कि सर रोज पोजीशन का यूज करना है ट्रेकियोस्टमी के अंदर। ट्रेकियोस्टमी पे अगर लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज गो एंड वॉच। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी साइज की इंपॉर्टेंट होती है, कितना उसका हम कब प्रेशर रखते हैं, कितना क्या रखते हैं, उस सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। आप जाके देखें प्लेलिस्ट के अंदर। F1 की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, F1 की जो सीरीज़ है, F1 जो फंडामेंटल पूरी पढ़ाई हुई है, वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा ट्रैकियोस्टोमी के ऊपर। आपको लेना है, समझना है और लिखना है। आगे बात समझ में? तो ट्रैकियोस्टोमी के अंदर हम क्या करते हैं? ट्रैकियोस्टोमी की सिंपल सी बात है, ट्रैकियोस्टोमी के अंदर मैंने आपको बता देता हूँ कि सर चाइल्ड के अंदर कौन-सी पोज़ीशन का यूज़ करते हैं, सॉरी चाइल्ड के अंदर या अडल्ट के अंदर हम बात करें तो दोनों के अंदर ही हम रोज़ पोज़ीशन का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? कि सर टू हाइपर एक्सटेंडेड नेक, कि नेक को हाइपर एक्सटेंडेड करने के लिए, हाइपर एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि एकदम विजुलाइज करने के लिए ट्रैकिया को, कि ट्रैकिया आपको इजीली विजिबल हो जाए ताकि आप जो प्रोसीजर है वो अपना अच्छा से कर पाओ। आगे बात समझ में? अब इसमें जो कट लगाते हैं बच्चों उस पे ऊपर क्वेश्चन आता है
इसमें जो कट लगाते हैं वो कौन सी पोजीशन के ऊपर लगाते हैं? L1 L2 पे लगाते हैं, L2 L3 पे लगाते हैं, L4 L5 पे लगाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको प्लीज़ मेरी जो फुल वीडियो है आप वहाँ जाके देख सकते हो, कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई हैं। और इसके अंदर क्या 2 चीज़ें कट लगाते हैं, 2 तरह के कट लगाते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होता है और एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल जो होता है वो इमरजेंसी में लगाए जाने वाला कट है। वर्टिकल का मतलब हमें ऐसे लगाना होता है, हमें बिल्कुल सीधा लगाना होता है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि हमें कैसे लगाना होता है कि सर ऐसे लगाना होता है। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है बच्चों? प्लान्ड होता है। जब भी हम प्लान करते हैं कि हमें इस पेशेंट की ट्रेकियोस्टमी करनी है, हमारे पास आराम से हम कर सकते हैं। जैसे ट्रेकियोस्टमी करने का पर्पस क्या होता है आप सभी को पता है? ट्रेकियोस्टमी करने का पर्पस सिर्फ एक ही होता है कि अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पे लंबे समय तक रखना है तो आप ट्रेकियोस्टमी करनी चाहिए। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें शेयर करता हूँ कि ट्रेकियोस्टमी को कितने दिन तक रख सकते हैं, कि मैक्सिमम टाइम कितना होता है ट्रेकियोस्टमी को रखने का। तो आपको बताना है कि 30 डेज। अगर 1 मंथ तक आप क्या रख सकते हो, उसके बाद में आपको चेंज करना पड़ता है ट्रेकियोस्टमी को। तो सबसे पहली बात, जब भी हमें नेक का विजुअलाइजेशन करना होता है, नेक को देखना होता है या फिर ट्रैकिया को हाइपर एक्सटेंडेड करना होता है, तो हम रोज पोजिशन का यूज करते हैं, जिसमें एक पिलो तो हम लगाते हैं अपनी गर्दन के नीचे, हमारी शोल्डर्स के नीचे, और एक पिलो हम लगाते हैं अपने अपने कहाँ पे, हमारे सर के नीचे। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? और रोज पोजीशन को भूलोगे तो नहीं, यही की यही इमेज आएगी एग्जाम के अंदर। ये कि ये इमेज एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, तो आपको घबराना नहीं है, मेरे को याद करना है, सारे के सारे आपके जो बेड़े हैं वो पार हो जाएंगे। देखो बेटा, आपको यहाँ पे दो पोजीशन के बारे में बताया गया है कि ये दोनों पोजीशन क्या है। घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आपको सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। फटाफट से आंसर करेंगे ये क्या चीज है। देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ एक पिलो रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि सर एक तो बहुत सारे पिलो रख दिए हैं और एक शोल्डर के अंदर भी रखा है, ताकि इसका जो एंगल है वो मेंटेन हो जाए। आई बात समझ में? ऐसा ही किया गया है कि सर बिल्कुल ऐसा ही किया गया है। ये पोजीशन होती है बच्चों स्निफिंग पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन का यूज करते हैं हम कहाँ पे, कि जब भी हम ईटी ट्यूब डालते हैं पेशेंट के अंदर, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, तो इस पोजीशन का यूज करते हैं। और ये पोजीशन जो होती है ये भी ईटी के लिए ही होती है। ये दोनों पोजीशन जो है वो ईटी इंसर्शन के लिए होती हैं, लेकिन इस पोजीशन का नाम अलग होता है और इस पोजीशन को बोलते हैं राम पैड पोजीशन। इस पोजीशन को बोलते हैं राम पैड पोजीशन। और राम पैड पोजीशन का भी यूज हम ईटी के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओबेस पर्सन के लिए करते हैं। जैसे अगर कोई मोटा व्यक्ति है, मोटा कोई इंसान है, तो उसको यूज कर उसके अंदर हम कौन सी पोजीशन का यूज करते हैं बच्चों, कि सर राम पैड पोजीशन का यूज करते हैं। और अगर कोई नॉर्मल अडल्ट है, थिन पतला पतला सा अडल्ट है, तो उसके अंदर हम स्नीफिंग पोजीशन का यूज करते हैं। स्नीफिंग पोजीशन के अंदर आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ एक तकिया रखा गया है और अपनी उसकी गर्दन को सपोर्ट किया गया है। अपनी गर्दन को ही सपोर्ट किया है सिर्फ और सिर्फ। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? कि सर यहाँ पे अपनी गर्दन को सपोर्ट किया गया है पेशेंट की, और क्या किया गया है कि सर उसको क्या किया गया है, यहाँ पे पिलो के पिलो जो है वो उसकी गर्दन और कहाँ रखा गया है, उसके सर के नीचे रखा गया है। उसको बोलते हैं स्लीपिंग पोजीशन। ईटी के लिए इंसर्शन के लिए यूज होती है, घबराना नहीं है। आगे बात में ईटी के लिए भी मैंने लेक्चर लिया हुआ है पूरा डिटेल से, कि कितनी साइज की हमें चाहिए, कितना क्या उसका कफ प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको देखनी है। आगे बात समझ में? चले अगले क्वेश्चन की तरफ, घबराना नहीं है इस इमेजेस को देख के। सेम इमेजेस हैं यही। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों, बताएंगे फटाफट से। ये कौन सी पोजीशन है, जल्दी से आंसर करेंगे। देखो बच्चों, आपको देखने को मिल रहा है कि सर नी चेस्ट पोजीशन है।
लेकिन नी चेस्ट पोजीशन इसको प्रॉपर नहीं बोला गया है। नी चेस्ट पोजीशन हम कहाँ पे करेंगे? इसकी जो नी है वो प्रॉपर चेस्ट से अटैच होनी चाहिए। और नी चेस्ट पोजीशन का यूज कहाँ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताएंगे फटाफट से। नी चेस्ट पोजीशन का यूज कहाँ करते हैं? फीटल एटीट्यूड पोजीशन भी इसको बोलते हैं। नी चेस्ट पोजीशन का नाम होता है फीटल एटीट्यूड पोजीशन। और जब भी हम नी चेस्ट की बात करते हैं तो हम लंबर पंक्चर के अंदर बात करते हैं या नहीं करते हैं? सर बिल्कुल करते हैं। लंबर पंक्चर के अंदर नी चेस्ट पोजीशन का यूज किया जाता है। आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज को देख के। ये कौन सी पोजीशन होने वाली है? फटाफट से आंसर करेंगे। इस पोजीशन के अंदर और एक पोजीशन और होती है ये वाली। दोनों के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताएंगे फटाफट से, मैं आपको बताता हूँ कौन सी पोजीशन है। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, अपने एग्जाम्स के अंदर आती है। अक्सर आपने अपनी जो बुक्स है उनके अंदर भी देखा होगा। तो आपको कौन सी पोजीशन लग रही है बच्चों? ये होती है लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन इसको बोलते हैं। लिथोटॉमी पोजीशन कहाँ यूज करते हैं? कि ड्यूरिंग लेबर के दौरान पोजीशन यूज की जाने वाली कौन सी पोजीशन होती है बच्चों? कि सर लिथोटॉमी पोजीशन होती है। जब भी हमें वेजाइना का विजुलाइजेशन करना होता है, वजाइना का विजुलाइजेशन करना होता है, विजुअलाइजेशन की हम बात कर लें या फिर हम कर सकते हैं वेजाइना की जो एग्जामिनेशन होता है उसकी बात कर लें। जब वेजाइना का विजुअलाइजेशन और एग्जामिनेशन जब भी हम करते हैं पेशेंट के, तो आपको क्या देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको लिथोटॉमी पोजीशन देखने को मिलती है और लिथोटॉमी पोजीशन का ही यूज किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? बहुत बढ़िया, चलेंगे। अब देखो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, आपको समझना है और बताना है। देखो ये बंदा जो है वो राइट लेटरल रिकमेंड पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है। एक जो बंदा है, एक जो ये फीमेल है, वो राइट लेटरल रिकमेंड पोजीशन के अंदर लेटी हुई है और ये लेफ्ट रिकमेंड पोजीशन के अंदर लेटी गई है। आगे बात समझ में? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल बातें हैं। अगर कंफर्ट जिस भी चीज में फील होता है, सपोज दैट अगर आपको राइट लेटरल पोजीशन लेनी है, राइट की साइड आपको लेटरल होना है, तो अगर कोई ना कोई चीज है जो कि राइट के अंदर आपको, जैसे सपोज दैट किसी ट्यूमर है, किसी को ट्यूमर है लेफ्ट की साइड, तो उसको राइट पोजीशन देंगे। अगर लेफ्ट की साइड है तो राइट पोजीशन देंगे, राइट की साइड है तो लेफ्ट पोजीशन देंगे। तो किसी भी पोजीशन को कहाँ भी यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ नाम का पता होना चाहिए कि सर राइट लेटरल जो पोजीशन है, रिकमेंड पोजीशन है, वो किसके अंदर यूज होती है और कैसी होती है। आगे बात समझ में? चलिए, ये कौन सी पोजीशन होती है? इसको बोलते हैं डॉर्सल रिकमेंड। इसको बोलते हैं डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। इसको बोलते हैं डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि सर इसको डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन बोला जाता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नीज फ्लैक्स होते हैं। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नीज फ्लैक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे नी फ्लैक्स होने का कोई काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उसको ऐसे बाइड किया गया है ताकि वेजाइना जो है वो इजीली विजुअल हो जाए। यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन जो होती है कंफर्टेबल पोजीशन होती है पेशेंट के लिए। ये कौन सी पोजीशन है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर इसको बोलते हैं स्क्वेटिंग पोजीशन। जब भी हम स्टूल पास करते हैं, तो इस पोजीशन का यूज करते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन का यूज किया जाता है। एब्डोमिनल पेन के अंदर भी यूज करता है। कभी कभी जो एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट्स को, तो आपने देखा होगा कि इस पोजीशन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वैटिंग पोजीशन का यूज़ किया जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? जितनी भी हमारी आज की इमेजेस थी और जितनी भी क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चंस बनते थे इंपॉर्टेंट, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन-कौन से कहाँ-कहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, ताकि हमें और आपको दोनों को आगे बढ़ने का मौका मिले और आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज़ हम लेके आएँ। आगे बात सच में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों, एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा आपका जो इफ़ेक्ट है वो एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। आगे बात सच में, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें इसी प्रकार और बढ़ते रहें।